आप लोगों ने आज एक गोष्ठी आयोजित की है, वर्तमान में सबसे संवेदनशील और ज्वलंत विषय है, क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि आजकल वो अपराध जो परंपरागत थे वो समाप्त हो रहे हैं। वर्तमान में साइबर अपराधी सबसे ज्यादा शुरू हो रहा है। कारण उसका क्या है कि साइबर अपराधी सबसे पहले हमारे और आपके बीच में, वो रहते हमारे आपके बीच में ही है, हमारे आपके बीच में रह करके आपसे संपर्क करके, व्यक्तिगत रूप से आपसे टेलीफोन से संपर्क करके आपके और मेरे बीच के लालच को पहचानते हैं। हमारा डाटा बहुत सारी कंपनियां हैं जो आउटसोर्स कर देती हैं। हमारा डाटा आज की तारीख में गोपनीय नहीं है। हमारा नाम, टेलीफोन नंबर, हमारे प्रतिष्ठान का नाम, मैंने कोई LIC पॉलिसी चला रखी है तो उसका उनको कवर नोट मिल जाना, मुझे उसके कवर नोट का पहला पेज मिल जाना, ये सब चीजें उनके पास डाटा अवेलेबल है। वो केवल फोन कॉल करके मेरे लालच को पहचानते हैं। तो जो फोन से वो लालच दे रहा है, उस लालच को कितने परसेंट में एक्सेप्ट कर रहा हूं। और ये चीज आप जान लीजिए, साइबर चीज में दो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बिंदु है आपकी इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता हो सकती है, बहुत सारे लोग जिसको मैं मालूम हो कि लिंक मुझे शेयर करना है, नहीं करना है, ये मुझे ओपन करना है, नहीं करना है। अज्ञानता बस, अगर आप कोई काम कर देंगे तो उसमें आपका जो नुकसान है वो सीमित है, वो नुकसान सीमित है। लेकिन अगर आपने या मैंने लालच में आके अगर OTP शेयर कर दिया, वो असीमित है। वो फिर उसकी कृपा पर है, वो कितनी कृपा हम पर करता है। तो दो चीज का ध्यान रखें, थोड़ा अपना ज्ञान इसके लिए बढ़ाएं, और दूसरा OTP शेयर न करें। अगर OTP शेयर नहीं करेंगे तो 100 में से 99% मामलों में आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तीसरा, आजकल व्यापारियों के साथ एक समस्या और आने लगी, शायद यहाँ पे नहीं आई होगी। आप लोग जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी कंपनी को RTGS कर रहे हैं, तो आप फर्म को पेमेंट तो कर रहे हैं राम प्रसाद को। आपने फॉर्म खोला, जैसे ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपने उसको खोला, तो फर्म का डिटेल राम प्रसाद के फर्म की आ रही है, लेकिन पेमेंट वो राम प्रसाद को नहीं जा रहा है, पेमेंट किसी और को चला जा रहा है। आपके पास मैसेज राम प्रसाद की फर्म से आ रहा है, बाद में आप उसे उलझ रहे हो। जो उन्होंने क्या कर रखा साइबर लोगों ने, बाकी डिटेल में ASP सर बताएंगे, तो लोगों ने आपका गेटवे तैयार कर लिया फर्जी, जो बैंक से, जिस बैंक के थ्रू आपका माध्यम होता है, भुगतान होता है, और भुगतान से उन्होंने क्लोज करके गेटवे तैयार कर लिया है। आप किसी भी फर्म का खाता खोलेंगे, नाम उसमें उसी का आएगा, लेकिन बैलेंस उसके उसमें जाएगा। तो उसका सबसे एक अचूक रास्ता है, जिस अकाउंट में आपको ट्रांजेक्शन करना है, उस अकाउंट से पहले व्यापारी से कहिए कि भाई ये क्रॉस चेक भेज दो, मुझको कैंसिल चेक भेज दो। आप उस व्यापारी से कैंसिल चेक मंगा लीजिए उस अकाउंट का, उसी अकाउंट का डिटेल भर के आप उसको करिए। आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और फिर भी खुदा न खास्ता अगर चीज हो जाए, तो जैसे पहले आप लोग आपदा के समय में 100 नंबर याद रखते थे, अब 112 नंबर याद रखते हैं। अब एक नया नंबर है 1930। 1930 पर अपनी समस्या जितनी जल्दी रजिस्टर करा देंगे, आपका पैसा उतना दूर जाने से आपसे बच जाएगा। आपके पास जितनी जल्दी आप उस पर रजिस्टर कराएंगे, संबंधित फाइनेंशियल कंपनीज जो है उसको पैसे को वहीं, जो जहां पर है उसको वहीं ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, आपका नुकसान कम हो सकेगा। बाकी विस्तार में SP सर बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद PO साहब। अब मैं आग्रह करूंगा ASP साहब सदस्य की वे भी सभा को संबोधित करें। यहाँ पर उपस्थित SP सिटी सर, CO साहब और व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी लोग, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साइबर क्राइम के बारे में आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताने की, और बहुत ही थोड़े समय में इसको कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। मैंने एक PPT बनाई है जो आपके काम की है, जो व्यापारियों के पे ज़्यादा जो फ्रॉड, साइबर क्राइम के जो फ्रॉड होते हैं उनके काम की है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, जहां भी मैं साइबर क्राइम पे कुछ बताने जाता हूं तो मैं शुरू करता हूं 2 कोट से। वो 2 कोट ऐसे हैं, 2 ऐसे सुविचार हैं जिसको अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपके साथ साइबर क्राइम का कोई भी क्राइम नहीं होगा। पहला जो कोट है वो खासकर व्यापारियों के लिए तो बहुत ही सटीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं, देयर इज नो इन इकोनॉमिक्स देयर इज नो फ्री लंचेस। अर्थशास्त्र में
कुछ भी मुफ्त का नहीं होता है। तो जब भी आपको अगर लगे कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो आपके कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए। दूसरा, उसको आगे बढ़ाते हुए बोला गया, अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो समझिए आप उसके प्रोडक्ट हो, तो फिर आपको चीज मुफ्त में नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे सभी लोग फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक फ्री है। फ्री क्यों है? हमारा जैसे मान लो 10 व्यक्ति हैं, आप अपना कंटेंट फेसबुक पे डाल रहे हो, आपका पड़ोसी आपका कंटेंट देख रहा है, ठीक है, आपका पड़ोसी कुछ कंटेंट डाल रहा है, वो कंटेंट आप देख रहे हो, आप अपनी फोटो अपनी प्राइवेट लाइफ उस पर डाल रहे हो, आपका पड़ोसी उसको देख के लाइक कर रहा है, ठीक है, वो अपने प्राइवेट फोटो प्राइवेट मूवमेंट्स डाल रहा है, फिर आप उसको लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है? जिस रेवेन्यू हो रहा है वो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को हो रहा है। आप क्या बन रहे हो? आप प्रोडक्ट बन रहे हो। तो आपको कोई फ्री नहीं मिल रहा है, बल्कि आप ही प्रोडक्ट हो। आप उसको कंटेंट दे रहे हो और आप ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। जो बीच में जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वो उसका रेवेन्यू दे रहा है, ठीक है। तो एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि देयर इज नो फ्री लंचेस, नॉट इन इकोनॉमिक्स, नॉट इवन इन लाइफ, देयर इज नो नथिंग इज फ्री। कुछ आपको फ्री मिल रहा है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। दूसरा कोट, जो कि बहुत ही पुरानी कहावत है कि the root cause of every vices, there is two things, one is greed and one is fear। लालच और भय। मानो कि मनुष्य की जो भी गलतियां करता है उसके रूट के पीछे सिर्फ दो कारण हैं, या तो उसको किसी चीज का लालच है या तो उसको किसी चीज का भय है। पूरा साइबर क्राइम इसी दोनों चीजों पर टिका हुआ है। या तो आप कभी कोई लालच करोगे, उससे आपके साथ साइबर फ्रॉड होगा, या आपको साइबर क्रिमिनल किसी चीज का भय दिखाएंगे, आपको कोई डर पैदा करेंगे। जब आपके दिमाग में डर पैदा होगा फिर आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है खत्म हो जाएगी। फिर आपके साथ जो जिसने डर पैदा किया वो आपसे कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। ये चीजें सिर्फ साइबर क्राइम में नहीं, किसी भी तरह के क्राइम में चीजें लागू होती हैं, ठीक है। तो लालच और भय दो चीजें आपको तुरंत दिमाग में रखनी है। जब भी आपको किसी चीज पे लालच आए, तुरंत आपका दिमाग फिर से आपके कान खड़े हो जाए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आप तुरंत 1 मिनट उससे सोचिए, फिर उसके बाद उससे प्रोसीड करिए। दूसरा, अगर आपको कोई भय दे रहा है, मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा। पूरे साइबर क्राइम में आपको मैं इसी दोनों चीजों पर आपको डिवाइड करके बताऊंगा। जितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके पीछे दो ही रीजन है, या तो ग्रीड है, लालच है, या तो किसी चीज का भय है। दो ही चीजों पे चलती है पूरा साइबर फ्रॉड रुका हुआ है, ठीक है। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही है तो आपके कान खड़े हो जाए। किसी चीज पे आपका लालच हो रहा है, आप तुरंत अपना वहां पे दिमाग थोड़ा सा 1 मिनट पीछे ले लीजिए। और तीसरी चीज, अगर आपको कोई डरा रहा है साइबर स्पेस पे, मोबाइल फोन करके, इंटरनेट से अगर आपको कोई अगर डरा रहा है, या डराने का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तो आपको तुरंत वहां पे सजग हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बोलता हूं कि डर के आगे जीत है, और अगर डर गया तो मर गया। तो आपको डरना नहीं है, तुरंत आपको एक बार पीछे आना है और संबंधित बहुत सारे जो आपको पता होगा हेल्पलाइन है, 1930 है, पुलिस है, 100 है, किसी पे आप फोन करिए, सारा इंटीग्रेटेड है, सब आपको सही जगह पे पहुंचा देगा, ठीक है। अब मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में 4-5 चीजें बताऊंगा, जो कि मैं, क्योंकि सहारनपुर में सीओ साइबर क्राइम हूँ, मैं तो यहाँ पे साइबर जितने मुकदमे उनको देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम जो साइबर फ्रॉड हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद पैसे लेके भाग जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड जो सहारनपुर में है, मैक्सिमम चीजों हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा फ्रॉड जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है वो है लॉटरी फ्रॉड। ये आपको फोन करके बोलेगा कि आपका लॉटरी लगी, ये कहाँ आ गया? मुफ्त लगी। तुरंत कुछ चीजें आपको लगी कि ये मुफ्त में मिल रहा है, आपका दिमाग खड़ा हो जाना चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए, कैसी चीजें मुफ्त में मिल रही है। तो दूसरा है लॉटरी फ्रॉड, पहला है आपका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भय का, डिजिटल अरेस्ट। आपको मैंने सुना होगा, ये बहुत चल रहा है अभी सहारनपुर में। ऐसे केसेस मेरे सामने तो नहीं आए हैं, पर बाकी जगह जैसे लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट का बहुत चल रहा है। जो सिटीज नोएडा में, गाजियाबाद में, जो जहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का एक्सेस ज्यादा है और लोग ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वहाँ पे साइबर क्रिमिनल एक्टिव होते हैं, तो वो डिजिटल अरेस्ट का बहुत ज्यादा चल रहा है। इस पे हमारे ऊपर से भी बहुत सारे निर्देश आ चुके हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोगों को बताओ। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, ठीक है।
इन्हीं तीनों चीजों पर मैं आपको साइबर क्राइम एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो मुझसे छूट जाएगा वो एसपीसीटी सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला मैंने बताया था मुफ्त, ठीक है। मुफ्त में आपको क्या मिल सकता है? मुफ्त में आपको फोन करेगा और बोलेगा कि आपकी लॉटरी लग गई। ये बहुत होता है, आपको लग नहीं रहा, लेकिन आपकी फैमिली में आप पता करो, कोई एक ऐसा बंदा जरूर आपके फैमिली में मिलेगा जो बताएगा कि मेरे पास फोन आया था कि मुझे फ्री का एक गिफ्ट अलॉट हुआ है, मेरी लॉटरी लग गई या मुझे फ्री का कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस पे आप तो ध्यान दीजिएगा। वो लोग क्या करेंगे, वो आपको फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, या फिर किसी परिचित से आपको फोन करवाएंगे कि आपका एक लॉटरी लग गई है, ठीक। अब जब लॉटरी लग गई है तो वो आपको जो प्राइज मनी होगी वैसे नहीं देंगे कि मैं आपके घर आके दे देते हैं या आप मतलब आपको सेंड कर देते हैं आप अकाउंट में। वो बोलेंगे क्योंकि ये इसमें गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा, आपको ये प्राइज मनी हम देंगे, लेकिन हम उसको टैक्स पहले आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होगी और आपको उसमें टैक्स देना होगा। जब आप वो चीजें मुझे दे दो फिर आपको अकाउंट में, जैसे आपको बोलेंगे 10 लाख की लॉटरी लग गई है, उसके लिए आपको 50,000 रुपए देने हैं जो इसका टैक्स है। तो कहेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए पहले हमको टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे फोन करके बोलेंगे कि हमें टैक्स जमा करना है। जमा करने के लिए आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, अपना ओटीपी, अभी एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी दे दीजिए और 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से होगा। उसके बाद आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो आपको लग रहा है कि फ्री में लॉटरी मिल गई, दूसरा आपको लालच आ गया कि 50,000 रुपए देके 10 लाख रुपए की लॉटरी मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें आपके भी तुरंत आपको, आप तो हो गई, लेकिन अपने आसपास जो फैमिली मेंबर है उनको भी बताइएगा। इसमें आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। एक बार आपने उसको अपनी अकाउंट डिटेल दे दी, फिर पैसे तो आपकी निकाल ही लेगा वो, लेकिन वो आपका अकाउंट होगा क्राइम में यूज होता है, वो उसको उस आपके अकाउंट को म्यूल अकाउंट यूज करेंगे। फिर जब उस अकाउंट से कोई फ्रॉड होगा फिर वो उस पर कंप्लेन एफआईआर दर्ज होगी, फिर हम उस अकाउंट तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद जिसके नाम पे अकाउंट होगा वो उसमें मुलजिम बनता है। फिर आपको बोलेगा कि नहीं हमसे तो ये गलती से अकाउंट में चला गया, पर वो फिर वही बात है, कानून में आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमसे गलती से हो गया, ठीक है। फिर कानून तो अपना काम करेगा, क्योंकि एविडेंस होगा वो आपके अगेंस्ट होंगे। आपके खाते से अगर पैसे की ट्रांजेक्शन हुई है तो आपको प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका जो खाता है वो गलती से यूज हुआ या किसी ने गलती से यूज कर लिया, ठीक है। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फोन मैसेज आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है तो उससे बोलिएगा आप इस लॉटरी के पैसे से आप खुद ही रख लो, अपना खुद ही इलाज करो, हमको नहीं चाहिए कोई पैसे, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे सहारनपुर में बहुत ही प्रिवेलेंट है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इसको ट्रेडिंग फ्रॉड भी बोलते हैं। जैसे आप लोग पहले आप लोग तो जानते होंगे, पुराना जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का होता था कि फिजिकली रूप से कोई आता था या फिजिकली कंपनियां चलती थी, वहां जाके पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, अभी भी चलता है, थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करते करते फिर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं। अभी इस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में वो लोग क्या करते हैं, वो जो उनका तरीका है वो क्या करेंगे, आपको कोई आपके मोबाइल पे आपके व्हाट्सएप पे कोई एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा रहेगा, पहले तो एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट की तरह से आएगा कि इस तरह की हम कंपनी है और हम इन्वेस्टमेंट के टिप देते हैं। तो आप अगर हमारे टिप का यूज करोगे तो आपको 60%, 70%, 200% आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको फिर उनका जो ऐप होता है या आपका जो लिंक होता है आप उसको डाउनलोड कर लोगे। हो सकता है वो ऐप भी बनाया हो उन्होंने, शुरू में क्या करेंगे वो आपको टिप्स देंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का टिप देंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करो तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बताएंगे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फिर आपका वो अकाउंट बना देंगे, फिर आपका वॉलेट भी बन जाएगा। आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया देखने के लिए, चलो देखते हैं, उन्होंने आपको 1000 रुपये रिटर्न दिखा दिया उसमें वो वॉलेट में, तो आपने सोचा कि चलो 1000 रुपये आ गया मैं इसको निकाल लेता हूँ, बस वहीं पे कैच आपको पकड़ना है, वो आपको पैसा निकालने नहीं देंगे। वो 3 चीजें उसमें कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन टाइम बाउंड बता देंगे कि आपको इस 1 साल से पहले इसमें से पैसे नहीं निकाल पाओगे। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें आप प्रीमैच्योरली पैसे निकालते हो तो आपका 300%, 400% इसमें टैक्स कट जाएगा, तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट उसमें ये 3-4 पॉइंट और बता देंगे कि आप इसमें, क्योंकि एक तो ह्यूमन नेचर है कि आपको 100 रुपये आपने डाला, आपका दिखा रहा उसमें 1000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप उसको निकालोगे ना, आप उसको 200 लगाओगे, 300 लगाओगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहेंगे चलो 100 में 1000 हो गया, आप 1000 निकाल लेते बंद कर दे, फिर वो एकदम से विश्व साइकिल की तरह चलता रहेगा, आप पैसे डालते रहोगे, पैसे करते रहेंगे।
फिर वो जो आपको प्रॉफिट दिखाता है उसको बोलते हैं फेक प्रॉफिट डिस्प्ले, यानी वो एक्चुअली आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है, वो आपके वॉलेट पे सिर्फ दिखा रहा है कि 1000 रुपये आपको प्रॉफिट है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उनको तो देना नहीं है, उनको बस शो करना है, वो शो करेंगे। फिर धीरे धीरे जब आपने 50,000 रुपये दे दिए, 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, 3 लाख दे दिए, 4 लाख दे दिए, हो सकता है एक बार को आपको पैसे निकालने दो अपना प्रूफ करने के लिए, जेन्युइननेस। फिर आपने 5 लाख डाले, आपको हो सकता है 6 लाख 7 लाख रुपए का रिटर्न दिया, आपने निकाल दिया, फिर तुरंत आपका ह्यूमन नेचर क्लिक करेगा और आप 99.9% लोग फिर से उसमें इन्वेस्ट करेंगे 10 लाख रुपए का, फिर वो 10 लाख रुपए में फिर आप लेके भाग जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास कंप्लेंट इसी तरह की आ रही है कि पैसे हमने लगाया और फिर पैसे लेके भाग गया, ठीक है। और वो कंप्लेंट भी इतना लेट होती है, क्योंकि क्या होता है, वो बोलते हैं कि 1 महीना वेट कर लो, 2 महीना वेट कर लो, 3 महीना वेट कर लो, फिर उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। 3 महीने बाद जब आपको कंप्लेंट लगी आपको हमारे पास, तो इशू हमारे पास ये रहता है कि ना तो हमको आपके पैसे फ्रीज हो पाते हैं, पैसे फ्रीज नहीं हो पाते क्योंकि पैसों का वो लोग इतनी लेयर बना देते हैं, उसको इतना लेयर बना देंगे कि 60-70 लेयर 80 लेयर इतना रोटेट करवा देंगे कि उनको ढूंढते ढूंढते हम लोग को 1 साल लगता है ये एक्चुअल में पैसे कहां से निकले। और जब हम एक्चुअल अकाउंट में पहुंचते हैं तो वो कोई वेस्ट बंगाल का, कोई केरल का, कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई राजस्थान का, कोई रिक्शा चलाने वाला कोई मजदूर व्यक्ति होता है जो अपना अकाउंट 1000 रुपए में दे देता है कि आप इस अकाउंट को यूज करें। उसको कुछ नहीं पता उसके अकाउंट में क्या हो रहा है, उसको क्या है, उसको तो बोल रहा हूं 1000 रुपए ले लो और बस अपना अकाउंट कुछ दिन के लिए कुछ काम के यूज के लिए दे लो। उस अकाउंट का यूज इतना ही होता है, या तो उस पैसे को रोटेट करेंगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालेंगे, या तो उस पैसे से फाइनल ट्रांजैक्शन करेंगे, फाइनल पैसे निकालेंगे। और जो पैसा निकालने जाएगा वो उन्हीं का कोई ऐसा मीडिएटर रहेगा जो कि उसको ये नहीं पता होता है कि हमको कौन बोल रहा है कि पैसा निकालने को। उसको एक कमीशन मिलता है कि 1 लाख रुपए निकालो, आप 5000 रुपए रख लो, बाकी 95,000 निकाल के आप स्पीड पोस्ट मतलब उसको अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज दो या आप उसका चेक दे दो किसी को। तो वो इतना ज्यादा लेयर होती है। एक केस मैं सहारनपुर में देखा हूँ जिसमें से हमको 68 लेयर मिली है, मतलब 68 अकाउंट में पैसे रोटेट हुए हैं, अराउंड 70-80 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन है। उसको हम ढूंढने के लिए केरल से लेके वेस्ट बंगाल कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और वो अभी भी हमको जो लास्ट लेयर है उसकी मिल नहीं रही। उसमें 20-30 लोगों के नोटिस भी साइन करवा चुके हैं हम, 30-35 लोगों जिनका अकाउंट यूज हुआ उनको नोटिस भी तामील करवा चुके हैं। लेकिन फिर हम हमारे लिए ये एक सबसे बड़ी, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, एथिकल डायलेमा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि एक गरीब जो मजदूर है, रिक्शा वाला है, वो 500 रुपए 1000 रुपए में अपना अकाउंट देख दिया, उसमें लाखों का ट्रांजेक्शन हो गया। अब वो फंसता है, उसको कुछ पता नहीं रहता, वो बोलता है मुझे साहब कुछ नहीं पता, मेरा तो अकाउंट इन्होंने खुलवा दिया, 100-1000 रुपए दे दिए, मैंने ले लिया, मुझे नहीं पता, ठीक है। प्लस तो 3-4 महीने बाद हम उसको पकड़ पाते हैं तो पता चलता है कि उसको याद भी नहीं कि कौन आके उसका अकाउंट ले गया, या हो सकता है उसको याद हो, वो बताना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हम बता रहा हूँ कि हमको इन्वेस्टिगेशन करने में आती है। तो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट में ये तरीका है कि आपको छोटा सा रिटर्न दिखाएंगे, उसके बाद फिर आप पैसे ज्यादा दे दोगे, फिर पैसे लेके भाग जाएंगे, ठीक है। तो आपको इससे बचने का उपाय एक ही है, पता होगा आपको, जो भी इन्वेस्टमेंट आरबीआई से अप्रूव होती है या जो सेबी के गाइडलाइंस में होती है, गवर्नमेंट अप्रूव होती है, प्रॉपर जो हमारे पीएसयू बैंक है उनसे जो अप्रूव होती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। रिटर्न थोड़ा कम आएगा लेकिन आपका पैसा सिक्योर रहेगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा चीज है, मैंने आपको बता दिया, एक मुफ्त वाली चीज बता दिया, एक मैंने आपको लालच वाली बता दिया, और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा फियर वाला, भय वाला, जहां आपको डर दिखा के आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है। देखो मैक्सिमम हम लोग बातें करते हैं कि पैसे वाला, जब हमारा साइबर स्कैम पैसे से हो जाता है, हमारे पैसे चले जाते हैं, हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन एक साइबर क्राइम और होता है जिस पर हम बात बहुत कम करते हैं, ठीक है। वो होता है कि जब आपके साथ कोई साइबर स्टॉकिंग, या आपके बच्चों के साथ, आपके बेटी के साथ, या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम इन द सेंस कि वो आपसे मतलब आपके बच्चों के, आपके खासकर जो महिलाएं हैं उनका कुछ वीडियो लीक कर देंगे, वीडियो बना लेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, उनकी फोटो ले लेंगे, उनका अकाउंट हैक कर लेंगे, या उनके कैमरे का एक्सेस ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, उनकी फोटो मॉर्फ करके उसको शुरू कर देते हैं, उसका ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उसमें दो चीजें हैं। पहला कि जिस व्यक्ति के साथ ये चीज हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करूंगा, जगत मान लीजिए कोई 40-50 साल का व्यक्ति है, ठीक है, वो क्योंकि मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में घटना घटित हो चुकी है इसलिए मुझे इसको बताने को लग रहा है। वो क्या करेंगे, आपका वीडियो कॉल आएगा अचानक से, ठीक है। वीडियो कॉल जैसे ही आप उठाएंगे, उधर से कोई महिला होगी जो उस वीडियो कॉल पे होगी, वो हो सकता है किसी अर्धनग्न अवस्था में हो, या कैसी भी हो सकती है, अश्लील तरीके से हो सकती है, उसने आपका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है।
अब स्क्रीनशॉट में एक फोटो में आप हो, एक फोटो में हो। अब क्योंकि कोई 40-50 साल व्यक्ति जिसकी समाज में इज्जत है, घर में इज्जत है, वो ये चीजें किसी को बता नहीं पाएगा। कैसे बताएगा? ठीक है, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे तुरंत कि मेरे पास आपकी ये फोटो, मैं अभी आपके सारे फैमिली मेंबर को भेजूंगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे आप उनको उनका वीडियो कॉल उठाएंगे, अगर उनका वीडियो कॉल उठाते हैं या फिर उनको अपने फोन का एक्सेस देते हैं, तो आपके फोन में जितने कॉन्टैक्ट हैं सब उनको मिल जाते हैं। आपके सारे फोन का कांटेक्ट उनके पास है कि आपने जो पापा नाम से सेव कर रखा है, मम्मी के नाम से सेव कर रखा है, उनको पता है कि ये आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई, आपकी बेटी का नंबर है। फिर वो तुरंत आपको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे कि ये फोटो मैं आपकी बेटी को भेजूंगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर तो आप शर्म के मारे कुछ किसी को बता नहीं सकते हो। फिर वो जो चाहे आपसे करवाएंगे। मेरे फैमिली मेंबर में, बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर ने 2 लाख रुपए दे दिए, और जबकि मैं पुलिस में हूँ। उनको उस समय इतना डर हुआ, उनको याद नहीं आया कि उनका एक जो घर में व्यक्ति है वो आईपीएस ऑफिसर है, इसको बताना चाहिए। जब उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए तो उन्होंने बोला कि अब मुझे और चाहिए। फिर उनको लगा कि ज्यादा हो गया, फिर उनके लड़के ने शायद देख लिया और उन्होंने बताया मुझे कि ऐसा हो रहा है। फिर आगे उसकी कार्रवाई फिर मैंने करवाया आगे करके। तो आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह से कुछ होता है, इसमें कुछ भी शर्माने की, किसी तरह की शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये काम, ये आपका वो जो व्यक्ति है वो शर्मिंदा हो कि इस तरह की चीजें कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आपने अनजाने में वो वीडियो कॉल उठा लिया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, उनको लगा कि वीडियो कॉल आ रहा है, तो हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जानते हैं, ठीक है, आपने उठा लिया। तो उसमें कोई भी घबराने की, शर्मिंदा होने की बात नहीं है। जो आपको जानते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर जानते हैं, वो आप पे इतना ट्रस्ट तो करते हैं कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो आप अगर उनको नहीं बता सकते हो तो आप हमारे पास आओ, ठीक है, पुलिस को बताइए, ठीक है। वो हम 1930 पे कंप्लेंट करें। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें, आपका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी, ठीक है, आप 1930 पे कंप्लेंट करिए। वो आप अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते तो भी उस चीजों का ध्यान रखा जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसे बीच में थोड़ा सा वो हो गया, मैं आपको बता रहा था कि ये भय की चीजें जो चल रही है, तो डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज बहुत चली। आप लोग सुना होगा आपने बहुत जगह कि डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इनका डिजिटल अरेस्ट हो गया। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है? सबसे पहली बात तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है कानून में। पुलिस कभी भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस क्या, कोई भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, डिजिटल अरेस्ट कोई नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको कोई फोन करके बोलता मैं आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूँ, तो उससे बोलना ठीक है आप कर लो, उसको फोन काट दो, कुछ नहीं होने वाला। डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान किसी भी कानून में नहीं है। ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे ही अरेस्ट की बात आती है, पुलिस की बात आती है, आधा 90% लोग घबरा जाते हैं कि मैं तो अरेस्ट हो गया मतलब है। तो आप बिल्कुल इसमें घबराइए मत, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डिजिटल अरेस्ट ये लोग करते क्या, करते कैसे। ये आपको क्या करेंगे, ये आपको फोन करेंगे, या अभी तो और एडवांस हो गया, ये आपको वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल में आपको दिखेगा एक ऑफिस है, बिल्कुल पुलिस की यूनिफॉर्म में बैठे रहेंगे, किसी आईपीएस ऑफिसर, किसी पीपीएस, किसी भी ऑफिसर, मतलब उसमें यूनिफॉर्म में बैठे रहेंगे, 4-5 लोग रहेंगे, ऑफिस का पूरा माहौल रहेगा। आपको लगेगा ये बिल्कुल तो पुलिस ऑफिस है पूरी। बोलेंगे यहाँ से पुलिस, मैं यहाँ पे डीएसपी बोल रहा हूँ, यहाँ से एसीपी बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला है कि आपके नाम का एक कंसाइनमेंट आया हुआ है, मतलब आपके नाम का एक पैकेज आया हुआ है, उस पैकेज में कुछ इलीगल चीज मिली है। इलीगल में क्या मिलेगा, या तो बोलेंगे कुछ उसमें ड्रग्स मिल गया, या उसमें बोलेंगे स्मगलिंग का कुछ सामान आ गया, या उसमें कुछ ऐसी इलीगल चीज बोलेंगे, इसमें तमंचा चाकू कुछ भी मिल गया, जो बोलेंगे कि ये अवैध है, और इसकी वजह से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। और अगर आप चाहते हो कि इस पे जो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो, तो वही सेम चीज, इस पे आप पैसा दे दो, मतलब अपना अकाउंट नंबर दे दो, ओटीपी दे दो, इतना पैसे दे दो, या तो वो डायरेक्ट पैसे की मांग करेंगे, या तो बोलेंगे कि इसका एक फीस होता है, आपको यहाँ अप्लाई करना है, वहाँ अप्लाई करना है, अकाउंट नंबर आप दीजिए, एक ओटीपी जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होना है, यहाँ पे ये होना है। वो पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, वो आपसे बस अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर मांगेंगे और बोलेंगे ओटीपी जा रहा है, आप ओटीपी बता दो। बस आपने ओटीपी बता दिया, मोबाइल नंबर बता दिया, फिर आपका अकाउंट खाली हो गया। तो वो तो आप सुनते ही होंगे, हर कोई बैंक वाला, हर कोई व्यक्ति आके बोलता है। अभी लोगों ने बताया कि एक चीज सबके ध्यान रखिए, ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए, ठीक है। कभी भी कोई भी बैंक वाला या कोई भी पुलिस वाला, कैसा भी किसी तरह का कर्मचारी हो, कभी भी आपको ओटीपी नहीं मांगता है, ठीक है। तो ओटीपी आप कभी भी शेयर मत करिए। तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये आपको डराएंगे कि आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया है, और भी आपके घर पुलिस पहुंच जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, चारों तरफ ये हो जाएगा, जल्दी से इसको हैंडल करके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देके इसको निपटारा करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल अरेस्ट वाला बहुत ही चल रहा है।
क्योंकि आपको फोन करेगा तो आप एक बार सोचोगे चलो ठीक है, हो सकता है कोई साइबर फ्रॉड है, लेकिन जब वीडियो कॉल कर रहे हैं फिर आपको लगेगा ये तो पूरा पुलिस ऑफिस का पूरा माहौल बना, आप भी सोचेंगे तो किसी थाने से या किसी ऑफिस से बोल रहा है, तो इसमें फंसने के चांस बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला कि डिजिटल अरेस्ट आपको कुछ चीज नहीं होती, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप उसको 1930 में फोन करके बताइए कि मुझे इस नंबर से कॉल आया, उसने बोला कि मैं आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूँ। इसका आप थोड़ा सा बहुत ही तरीके से ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग जुड़े होंगे तो आपको पता चलता होगा। बाकी गवर्नमेंट को वैसे भी ये बहुत सारे एडवर्टाइज कर रही है कि साइबर क्राइम में क्या क्या किस तरह से हो रहा है साइबर क्राइम। ठीक है, तो वो आपको होने का मतलब नहीं है कुछ भी, वो आपको पढ़ाओ। बाकी आपको जो जानकारी चाहिए आप कभी भी नेशनल एनसीआरबी का पोर्टल, नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां से जानकारी मिल सकती है। प्लस 1930 नंबर आप याद रखिए, 1930 नंबर तक ही आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल सकती है। प्लस साइबर थाना आपके यहीं पे पुलिस लाइन में, आप वहां जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, कोई जानकारी वहां पे जानकारी ले सकते हैं। साइबर थाने के बगल में मेरा ऑफिस है सीओ साइबर क्राइम का, आप वहां भी आके अपनी जानकारी जो भी आपको कंप्लेंट आप वहां पे दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और बस इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करूंगा कि साइबर क्राइम में वही जो पुरानी कहावत है, जानकारी ही बचाव है। आप जितना जानकारी रखोगे, जितना आप जागरूक रहोगे, उतना ज्यादा आपके सेफ रहोगे। और साइबर सेफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि चलो पैसे गए तो ठीक है, पैसे चले गए तब भी आदमी थोड़ा सा करता है, लेकिन अगर उसकी वजह से कभी कभी होता है कि आपका जो रेस्पेक्ट है, जो कैरेक्टर है, कभी कभी उस पर भी इश्यू हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने आपका सब कुछ पूरा प्रोफाइल ले लिया, फिर प्रोफाइल में फिर आपको आपकी जितने जानने वाले उसमें कुछ ऐसी फेक चीजें फैलाना शुरू कर दिया कि आपका ये है वो है। तो एक बात जो होता है ना कि आपको इज्जत कमाने में लगता है हजारों साल, मतलब सालों लगते हैं, लेकिन एक सेकंड चाहिए जब आपको इज्जत 1 मिनट में कोई गायब कर सकता है। वो जो इज्जत बनाने में सालों की मेहनत होती है, वो आपकी एक छोटी सी लापरवाही में 1 मिनट के अंदर सब बर्बाद हो जाएगा। तो उसका तो बस एक ही उपाय है कि आप जितना जागरूक रहिए, जितनी आप जानकारी रखिए, उतना ही उपाय है। बाकी हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, पुलिस हमेशा आपके साथ है, किसी भी क्राइम में, नॉट जस्ट साइबर क्राइम, किसी भी क्राइम में जब भी आपको कभी भी लगे, आपके घर में किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ क्राइम हो गया, तो बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी डरे हुए, बिना किसी घबराहट के आप हमारे पास आइए, हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए, वैसे भी हमारा ड्यूटी भी है, और हम आपको जितना ज्यादा, जितना आसानी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे हम करेंगे। इसी के थैंक यू। धन्यवाद एएसपी सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साइबर क्राइम पर देने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज रात के मुख्य अतिथि श्री एसपी सिटी सर को कि वे आए और सभा को संबोधित किया। सर्वप्रथम तो सबको मेरा नमस्कार। मंच पे आसीन मेरे कोलीग मनोज और शैलेंद्र जी और प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी मनोजा जी, चावला जी एवं अन्य जो उसके अधिकारी बने उन सबको मुझे यहाँ आमंत्रित करने की उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आपको शैलेंद्र जी ने और मनोज ने साइबर क्राइम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। और जो मनोज ने आपको 2 चीज़ें बताई, लालच और भय, बिल्कुल ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी साइबर क्राइम है उनके मूल में इस चीज़ को ट्रेस किया जा सकता है। तो मैं अपनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो एडिशनल चीज़ें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, 2 पार्ट में कवर करूँगा। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि कुछ और नए तरह के साइबर क्राइम जो मेरी नज़र में आए हैं, और दूसरा कुछ बेसिक साइबर हाइजीन, मतलब जो हो सकता है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक लगभग हर तरह का है, यंग पीपल भी यहाँ पर है, ओल्ड एज के भी यहाँ पर लोग हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आजकल यंगस्टर्स या थोड़े जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए शायद ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो पहले जैसे एक चीज़ आपको हर एक व्यक्ति ने बताया कि OTP शेयर ना करें, और ये काफ़ी हर जगह ये चीज़ है। एक नया तरह का जो क्राइम हुआ जो मेरे भाई के साथ होते होते बचा है। बेसिकली उसके पास एक कॉल आता है कि आपके वाटर के बिल में कुछ इशू है, और वो जेन्युइनली उसके बिल में कुछ इशू था। जैसे मान लीजिए उसको वाटर का बिल 100 रुपये आना चाहिए था, बट इट्स कमिंग लाइक 50,000 रुपये का बिल आ गया, 1 लाख का बिल आ गया। तो उसको वहाँ से फोन आता है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट से ऐसे करके बोल रहा हूँ,
और आपके वाटर बिल में ये इशू है, ठीक है। उसने कहा, उसको भी विश्वास हो गया क्योंकि एक्चुअल में इशू था, तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दी कि भाई हाँ मेरा ये एड्रेस है और ऐसा है वैसा है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है क्या कहते हैं इसमें जो है एक लिंक वगैरह आएगा और इस पर जाके जो है अपनी सब फॉर्म वगैरह को भर दीजिए और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक्चुअल में उन्होंने उससे जो है मतलब कोई भी वो चीज़ नहीं पूछी उसका कि भाई OTP वगैरह, कुछ उन्होंने इस तरह से सिस्टम कर रखा था कि हालांकि एक बात मेरे भाई को भी थोड़ा सा अचंभित हुआ कि भाई नॉर्मली कोई भी गवर्नमेंट विभाग से कॉल आता है तो लगातार वो आधा पौना घंटा नहीं चलता, बट वो व्यक्ति बहुत ही तसल्ली से जैसे बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, उसको दूसरा कॉल भी आता है, कोई नहीं होल्ड पे वहाँ बात कर लीजिए। जब अंत में पता चला तो किसी तरह के उसने किसी तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसके फोन का एक एक्सेस ले लिया था, जिससे कि उसकी OTP को वही व्यक्ति डायरेक्टली रीड कर रहा था, ठीक है। तो मतलब अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके द्वारा OTP शेयर किए बिना ही ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर भी कुछ क्रिमिनल्स के पास आ चुके हैं, आपको कॉल पे एंगेज करके मे बी आपके सिम की क्लोनिंग करके भी वो आपसे उस OTP को ले सकते हैं। अगेन इसमें क्या होगा कि एक तो उनको वो जानकारी मिली किसी व्यक्ति की वाटर बिल में इशू है, तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई मतलब कॉल आए कि भाई आपके बैंक के अगले फॉर्म बंद हो सकता है, इसके लिए आप फॉर्म भरिए, और आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपसे जरूरत से ज्यादा समय बात कर रहा है, तो नॉर्मली कोई भी आपको ऑप्शन कॉल आएगा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या बैंक से कुछ भी कॉल आएगा तो उसमें एक आदमी 5 या 10 मिनट में बात संभवतः नॉर्मली खत्म हो जाती है, कस्टमर केयर को छोड़ के मिलती। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ हो तो अगेन आपको ये अटेंटिव उसमें होना है कि अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि ठीक है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें उस केस में ऐसा ही हुआ, उसने कहा मैं आपको ये ऐप भेजता हूँ, उसमें लिंक आएगा, आपको तो उसमें कंसेंट फॉर्म देना है, तो उसने OTP पूछा भी नहीं, इसलिए मेरे भाई के मन में शक भी नहीं है कि ये व्यक्ति जो साइबर क्रिमिनल हो सकता है। तो अगेन इसमें लेकिन एक वो चीज़ वही थी कि उसने क्या कहते हैं लिंक भेजा था, उस लिंक पे डाउनलोड उसने जब क्लिक किया तो उसने किसी तरह उसके फोन को वहीं से बैठे बैठे बंद कर दिया। तो आप OTP शेयर ना करें, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी जो नया मॉडल ट्रेंड है वो ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वो फोन पे एंगेज करके रखा है, फोन में आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि ठीक है आपका बिल पेंडिंग, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तो उस बटन पर क्लिक करने के बाद भी बिना आपके OTP शेयर किए वो आपके फोन के SMS रीड कर सकता है। और कुछ ऐसा अरेंजमेंट भी वो करते हैं कि वो SMS में आपको कुछ समय बाद आते हैं, यदि फोन पर करते करते हैं तो व्यक्ति के सचेत हो जाएगा कि मेरे उसमें OTP क्यों आ रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन वो उसको जो SMS थे बाद में ट्रांजेक्शन वाले वो बाद में आएंगे, हालांकि उस तक अपना अकाउंट ब्लॉक कर चुका था। तो इस एक नए तरह के फ्रॉड्स के बारे में मैं आपको अवेयर करना चाहता था कि इसके बारे में भी आप अवेयर रहें। दूसरा जो मनोज ने कहा था उसका एग्जांपल ले लिया, आपको इस तरह का कॉल आ सकता है कि भाई आपने कुछ इम्पोर्ट किया, उसमें मतलब इलीगल आइटम है, उसको बचने के लिए, उसके बारे में आपको मनोज बता चुका है। तीसरा इसको मैं ये डायरेक्टली साइबर फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन ये सहारनपुर की घटना है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको लेकर सचेत रहें। हमारे पास एक केस आया जहाँ पर एक व्यापारी थे, उन्होंने किसी इनकम टैक्स एडवोकेट के साथ ये बातचीत करी कि भाई मुझे जो है अपने फर्म के लिए GST नंबर देना है। उन्होंने अपने कागजात उनको दे दी, बाद में उनका मन बदल गया, उनको लगा कि मेरा काम छोटा है, मुझे GST नंबर की जरूरत नहीं है, और इस व्यक्ति को मना कर दी ठीक है मुझे मेरा GST नंबर अप्लाई मत करना। लेकिन कुछ टाइम बाद उस व्यापारी को करोड़ों रुपए की GST का नोटिस आ गया कि आपका इतना करोड़ का GST जो है वो पेंडिंग है। तो जब हमने इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा आगे गए तो पता चला कि उस इनकम टैक्स एडवोकेट ने या GST एडवोकेट ने जो है उनके कागज को यूज कर दी, उनके अपना पैन नंबर और ये सब डिटेल्स भी दिए थे, उनके नाम पे जो है एक फर्म खोल दिया, उस फर्म से कुछ लीगल ट्रांजेक्शन किए हैं या ऐसे ट्रांजेक्शन किए जिनमें टैक्स पे नहीं हुआ है, और इस कारण नोटिस जो है व्यक्ति को आ गया। हमने कहा उसमें FIR करी और सब है। तो इस तरह की चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आपके इस तरह के जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं कि आपके इनकम टैक्स एडवोकेट या इस तरह के जो कंसल्टेंट्स होते हैं, तो आपके विश्वास पात्र हो, एटलीस्ट आप उनको जानते हो, ठीक है, और इस तरह की कोई चीज़ मतलब ना हो कि आपके कार्यों का वो मिसयूज करें। तीसरा जैसा कि बिटकॉइन, जिसने मनोज ने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, उसमें पर्टिकुलर टाइप की स्कीम होती है बिटकॉइन को लेकर। कुछ लोग कहते हैं नया तरह का एक कॉइन लॉन्च हो रहा है, उसमें कई बार तो एक्चुअल में इस तरह आपको बुलाकर प्रेजेंटेशन भी देंगे, दिखाएंगे कि इतना ग्रो कर रहा है उतना ग्रो कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों की मत करें। तो ये सब तो रही जो स्टोरीज मैं आपको बताना चाहता था, जो मनोज ने था, उसके अलावा जो मेरे सामने जो 2-3 तरह के अलग टाइप के केसेस आए, ताकि आप लोग इसमें अवेयर रहें। अब मैं कुछ बेसिक साइबर हाइजीन की चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से जो डेली मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। एक होता है जब भी हम कभी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लिखा आता है कुकीज वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट, हम उसमें नॉर्मली कर देते हैं एक्सेप्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल। जो कुकीज आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, आपके फोन में कुकीज एंटर हो जाती हैं, हर समय आपकी लोकेशन, आपका डेटा, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को उस कंपनी के साथ शेयर करते रहते हैं।
अब इसको क्लीन करने का बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। आईफोन में तो अगर आप जाएंगे सफारी ब्राउजर में, सबसे नीचे जाएंगे एडवांस सेटिंग, उसमें आएगा क्लियर ऑल डेटा, तो उसमें आपकी सारी कुकीज क्लियर हो जाएंगी। हर फोन में, चाहे वो एंड्रॉइड होगा या कोई और एमआई का भी होगा, आप सिंपल जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर एक वीडियो देख लें कि भाई जो कुकीज है फोन के कुकीज को कैसे रिमूव किया जाता है, और समय समय पर उन कुकीज को रिमूव करते रहिए। मान लीजिए आपको वेबसाइट पर बहुत जरूरी है, आप उसमें वो वेबसाइट देखने के लिए आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कुकीज को, तो एटलीस्ट बाद में, तो जैसे मैंने प्रैक्टिस रखी थी कि मैं हफ्ते में एक बार अपने फोन की जितनी भी कुकीज है वो डिलीट कर देता हूँ, ताकि मेरा जो प्राइवेट डेटा है, लोकेशन है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उन कंपनीज के पास ना आ जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, वो कोई चीज है, पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है पासवर्ड रखें कहाँ पे। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब पहले मैं भी ऐसे ही करता था कि मैं अपने पासवर्ड को नॉर्मली नोट पैड में फोन में सेव करके रख देता था। अब मान लीजिए अगर आपका फोन ही किसी ने बंद कर लिया, तो इजीली आपके नोट पैड को वो व्यक्ति एक्सेस करके आपके सारे पासवर्ड को चुरा भी सकता है। फिर चाहे आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रखा होगा, लेकिन वो तो आपके पासवर्ड को एक्सेस कर लेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, या तो आप अपने पासवर्ड को इंक्रिप्शन प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन में रखिए, जैसे बिटवार्डन करके एप्लीकेशन है, कीपर करके एप्लीकेशन है, इसमें से कुछ एप्लीकेशन पेड है, कुछ फ्री है। अगर वो पेड के अंदर भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो महंगी नहीं है, उसमें क्या होता है, एक मास्टर पासवर्ड लगता है और उसके अंदर आप अपने 10, 12, 20, 50 पासवर्ड सेव करके रख सकते हैं कि मेरी साइड का ये पासवर्ड है, इसका ये पासवर्ड है। आप सोचेंगे कि ये भी तो मैं उसमें सेव कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इंक्रिप्शन है। पहले उसमें एक पासवर्ड डलेगा और फिर पासवर्ड डालने के बाद इंक्रिप्शन खुलेगी, तब जाके कोई आपके डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो खुदा ना खास्ता कल को अगर आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है, तो डायरेक्टली कोई आपके नोट पैड में उसके पासवर्ड चुराना ईजी है, लेकिन इंक्रिप्टेड जो एप्लीकेशन है, अगर आप उसके अंदर आपके पासवर्ड सेव है, तो उससे उसको जो है पासवर्ड चुराना मुश्किल रहेगा। या फिर आप मतलब पुराना मेथड तो है कि पेन एंड पेपर से अपने पासवर्ड को कहीं लिख के घर में सेव जगह पे आप सुरक्षित उसको रख सकते हैं। तो इस एक चीज का भी ध्यान रखें। तीसरा है अपने फोन को रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करें। बहुत बार हमें नोटिफिकेशन आते भी रहते हैं कि अपडेट सॉफ्टवेयर, कई बार हमें लगता है कि अब नई नेट इतना है जो हमारा चला जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ गया, किसी साइबर क्रिमिनल ने उसको हैक कर लिया, कंपनी उस चीज को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दूँ, ताकि जो मतलब उस अपडेट के अंदर जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये भी मेरा आपसे आग्रह है कि समय समय पर जो है अपने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते रहें। तीसरा, जो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे उन्होंने उसमें बताया अभी कि इंटरनेशनल यूजेज जो है उसको आप बंद करके रखें, जरूरत के हिसाब से चलाएं। डोमेस्टिक यूजेज में भी आप लिमिट सेट करके रखें। जैसे हो सकता है बहुत बार जब शुरू में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है या डेबिट कार्ड मिलता है, उसमें बड़ी ऊंची लिमिट बैंक की तरफ से सेट की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट। अगर आपका प्रीमियम अकाउंट है तो देख हो सकता है तो 2 लाख की लिमिट भी रहती है। अगर आपको आवश्यकता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उस लिमिट को कम रखते हैं। और जैसे आजकल एक टैपिंग का फीचर आ रहा है, यदि आपके कार्ड में किसी पासवर्ड की दूसरी बस टैप किया, उससे 2000 रुपये तक का उसमें लिमिट है, ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाता है। तो उस फीचर को मैं कहूँगा कि अगर संभव हो तो अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि उसमें अगर आपका कार्ड खो भी ऐसे हो और किसी को उसका पिन वगैरह कुछ नहीं पता, लेकिन वो टैप करके भी जो है उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी एक बार ध्यान रखें। इसी से मुझे एक चीज़ ये भी ध्यान आई कि आप ये किसान को जैसे एटीएम फ्रॉड का, अगर आप कभी भी किसी एटीएम पे जाएं, अगर आपका कार्ड अंदर स्टक हो जाए, बाहर ना निकले और वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो, वो बोले कि भाई साहब मैं आपकी मदद करता हूँ, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, तो कभी ऐसा ना करें। क्योंकि उसमें उस केस में ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उनकी स्कीम थी, उसमें कार्ड स्टक हो गया और उसके बाद उन्होंने ही वैलिडिटी से उस कार्ड को उसमें लगाया रखा था स्लॉट में, और बाद में जब वो व्यक्ति फोन करके बाहर गया कि आप जाके बाहर जाके फोन कर लीजिए, नंबर दे रखा है, उन्होंने उनका जो है कार्ड में निकाल दिया और वो चले गए। फिर वो देख चुके थे जब वो व्यक्ति फोन अपना अंदर कर रहे थे। तो इसके लिए एक चीज़ तो ये रखें कि जब आप एटीएम के अंदर हो तो कोशिश करें कि उस समय कोई और व्यक्ति वहाँ पर ना हो जो आपके ट्रांजेक्शन को करके देख पाए। और कभी भी अगर आपके वहाँ पर कार्ड फंस जाए तो मैंने आपसे ये रूल रहेगा कि आप बैंक के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके वेट करें। इस केस में ऐसे वो व्यक्ति फोन में बात करने बाहर गया और उसका कार्ड लेके 2 दिन बाद भाग गया। ठीक है। और एक मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप जो मतलब खासकर से यंगस्टर्स के लिए आप ब्राउजर यूज़ करते हैं, सारे सब चीज़ें गूगल यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग जीमेल चलाते हैं, एक ब्राउजर के पास बहुत ज़्यादा डेटा होने का नुकसान एक तो ये कि वो जैसे कि मनोज ने कहा, आप उसके बहुत बड़े प्रोडक्ट हैं, आप उसके रेगुलर कंज्यूमर हैं। दूसरा, अगर उसमें कुछ ब्रीच हुआ तो आपका बहुत सारा डेटा एक साथ ही बाहर चला जाएगा। तो कोशिश करें अलग अलग ब्राउजर इस्तेमाल करें। जैसे आप कुछ चीज़ें जो मतलब जो आपको रेगुलर वेबसाइट आपको पता है मुझे यही वेबसाइट खोलनी है, तो बजाय तो गूगल की जाके करने के आप उसको किसी कोई याहू भी सर्च कर सकते हैं, वो भी सर्च कर सकते हैं, इंडेक्स भी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। तो अगर आप मल्टीपल ब्राउजर यूज़ करेंगे तो आपका डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और किसी एक वेबसाइट के इफेक्ट होने से आपका डेटा दूसरी वेबसाइट के द्वारा लीक नहीं होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि अपने जो पासवर्ड है
वो आप लोग समय समय पर बदलते रहिए। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हम पूरी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी जगह लिखा आता है कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। नॉर्मली हम उसको बिना देखे एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन आपके बहुत जरूरी हो सकती है, लेकिन उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन में परमिशन कंडीशनल भी होती है। जैसे उसमें वो पूछा जाएगा कि भाई आप उसको कैमरे का एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं। आप इसको जैसे मैं व्हाट्सएप पे आपको नॉर्मल से एग्जाम्पल देता हूँ। हम बहुत सारे लोग आजकल स्टेटस सेट करते हैं, जो 24 घंटे वाला स्टेटस होता है। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि आपने उसको अपनी फुल गैलरी का परमिशन दे रखा है, इसीलिए आप अपनी गैलरी से जाकर चुनकर कोई भी फोटो उसमें लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने एक फोल्डर अलग से बना रखा है फेवरेट्स के नाम से। अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप में लगानी है, मैंने सिर्फ उसको फेवरेट नाम की गैलरी का एक्सेस दे रखा है। उसमें सिर्फ 7 या 8 फोटो जो मेरी सिलेक्टेड जो मेरे को स्टेटस पर लगानी है वो वाली उसमें मौजूद रहती है। तो जब कभी भी मुझे उसमें फोटो लगानी है, मैं उस फोटो को उस फोल्डर में ट्रांसफर करता हूँ विद इन दी फोन, और फिर व्हाट्सएप में उसको स्टेटस पर लगाता हूँ। इसका फायदा सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप के पास मेरी पूरी गैलरी का एक्सेस नहीं है। बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिलेंगी जो आपका क्या कहते हैं लोकेशन मांगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए खाने की ऐप है, तो खाने की जो ऐप है वो आपका लोकेशन मांगे समझ आता है। लेकिन अगर वो जो खाने की ऐप है अगर वो आपका फोन नंबर मांगे, अगर आपके कॉन्टैक्ट से एक्सेस मांग रही है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार उठना चाहिए कि क्या ये एप्लीकेशन मेरे लिए इतनी जरूरी है। भाई अगर उसको खाना ही सप्लाई करना है तो आपका फोन नंबर उसके पास है और आपकी लोकेशन उसके पास है, उसको आपके माता पिता भाई बहन का फोन नंबर रख के क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसमें खासतौर पर यंगस्टर इस चीज़ को ईजिली कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे गूगल भी कर लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे किस तरह अपनी ऐप्स की परमिशन को एबल और डिसेबल करना है। उसमें मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जिस ऐप को जितनी परमिशन की आवश्यकता हो उतनी परमिशन दें, नहीं तो अननेसेसरली हम अपने सारे डेटा को इन्वेट करते हैं। तो मुख्यतः मैं यही बातें आपको बताना चाहता था दो पार्ट में, एक तो साइबर क्राइम से रिलेटेड है और दूसरा ये जो मतलब मैंने आपको थोड़ी छोटी चीज़ें बताई प्रैक्टिकल, आप इसको डेली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट एट दी एंड मैं इसी बात से कहूँगा कि साइबर क्राइम में यही कहना सबसे उचित रहेगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपकी अवेयरनेस ही जो है आपको किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बचाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिटी सर। एक मोमेंटो एसीपी सर को दें, सम्मानित करें। मैं आग्रह करूंगा मोहम्मद इकबाल जी से कि वे आए और सीओ सर को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ महामंत्री श्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला जी से कि वे वोट ऑफ थैंक्स देकर सभा को विश्राम दें।